अगर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आप एक लॉ ऑफिसर की जॉब चाहते हो क्लैट पीजी के थ्रू, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे। चाहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, चाहे ये बात हो कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, इंटरव्यू में किस तरीके से कौन से सवाल पूछे जाते हैं, किस पर्टिकुलर जो आपकी पीएसयू है उसकी वैकेंसी कब आने का क्या चांस है, क्या वैकेंसी आएगी इस साल, आपको क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, रैंक कितनी होती है, कितने नंबर लाने होते हैं, फिर जो आपके बेनिफिट्स होते हैं जॉब के, सारी बातें एकदम डिटेल में हम लोग करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभल होकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग रोजाना क्लैट पीजी और आपके अदर जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स होते हैं उससे जुड़ी हुई वीडियोस को बहुत डिटेल में बनाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस बात से कि आपके ये पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स होते हैं ये हैं कौन कौन से और कौन कौन से ऐसे हैं जो कि क्लैट पीजी के थ्रू आपका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। देखिए, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है ना, वो एक ऐसी कंपनी होती है जिसको कि एक स्पेशल पर्पस के लिए भारत सरकार ने बनाया है, और अब उस पर्टिकुलर जो आपका एंटिटी है वो आपका या तो बहुत ही बड़े स्केल पे काम करती है, जिनको कि हम लोग बोलते हैं महारत्नास। ये जो महारत्नास होते हैं इनके अंदर अगर आप जॉब ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत अच्छी पे मिलती है। यहाँ पे जो वर्क होता है वो ऑल ओवर इंडिया में होता है। जैसे मान लो आपका भेल हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ये सारे के सारे आपके महारत्नास में होते हैं। और फिर आपके होते हैं मिनी रत्नास, ये आपकी छोटी रीजनल कंपनीज होती है, पीजी आपकी पीएसयूज होते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या फिर आपका दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये आपके जो है छोटे वाले मिनी रत्नास होते हैं, और इनके अंदर जो वैकेंसीज होती है वो थोड़ी कम आती है, लेकिन जो इनका सिलेक्शन रेशियो होता है वो आपका थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो उसके हिसाब से आप जब अपना एग्जाम दे रहे हो, तो अगर मैं इस बार हिसाब से बात करूं तो इस बार देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ पे टीएचडीसी में और हो सकता है यहाँ पे ओएनजीसी में शायद पे भी चांस है, जितना मुझे अपने स्टूडेंट्स के सोर्सेज से तो पता चला है कि वैकेंसी आने का इस बार चांस है। और यहाँ पे क्लैट पीजी का जो स्कोर होता है उसमें हम लोग ये बोलते हैं जनरली कि अगर आप महारत्नास में अपना प्लेसमेंट चाहते हो तो आपको एटलीस्ट टॉप 30 के अंदर अपना स्कोर लेके आना है, बिकॉज वहां पर जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं, अगर मान लीजिए इस बार महारत्ना ने कहा कि हमारे पास 6 वैकेंसीज हैं, तो वो 5 टाइम्स द वैकेंसी निकालेंगे, मतलब 6 into 5 आपका टॉप 30 स्टूडेंट्स को वो सीरियसली बुलाएगा। मान लो अगर 7 वैकेंसी है तो वो 40 या 50 तक चला जाएगा। तो उसके हिसाब से रहता है कि आपको जनरल कैटेगरी में अगर आप हो तो आपको टॉप 30 तक रैंक लानी ही लानी है, और उसके लिए आप एटलीस्ट 85 मार्क्स तक का स्कोर मान के चलो कि आपको 85 मार्क्स तक चाहिए चाहिए, ये पक्की पक्की बात है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस चीज की कि अगर आप एक लॉ ऑफिसर बन जाते हो तो आपके बेनिफिट्स क्या होते हैं, पर्क्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो एक बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटेटिव सैलरी आपको मिलती है, 8 से लेके 15 लाख रुपए पर साल की, जिसमें सारे बेनिफिट्स एडेड होते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, रहने का खर्चा सारा कंपनी उठाती है, बाकी आपके जितने सरकारी पेंशन वगैरह सब कुछ जितना हो सकता है, मेडिकल फैसिलिटीज, अकोमोडेशन की फैसिलिटीज, एलटीसी आपका होता है, फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन हो गया, इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हो गए, मतलब जितना एक आपको प्रॉपर सरकारी नौकरी के अंदर मिलता है वो आपको मिलता है। साथ ही में जो यहाँ का वर्कलोड होता है वो भी काफी कम होता है कंपेयर टू जुडिशरी की नौकरी। ये नौकरी काफी हद तक आती अच्छी होती है, बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल होती है। बस हाँ, जैसे डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर पीएसयू में आप हो। जैसे मान लो आप ओएनजीसी में जाते हो तो वहां पे आपको डिब्रूगढ़ का उठा के वो लोग भेज देते, थोड़ा दूर पड़ता है। टीएचडीसी में होगा तो आपको टिहरी भेज दिया जाएगा, तो वो थोड़ा दूर होगा। और जैसे पावर ग्रिड में होता है तो आपको गुड़गांव भेज दिया जाता है, तो वो थोड़ा सा सिटी के पास में होता है। तो उस वजह से थोड़ा सा समझना पड़ता है कि यार क्या आप उस जॉब के लिए सूटेड हो, कैसे, बट ये चीज रहती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डे टू डे एक्टिविटीज एक पीएसयू ऑफिसर की क्या क्या रहती है। तो आपको बेसिकली पहला जो काम करना होता है वो होता है लीगली आपको एडवाइस देना होता है। वहां पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वेरियस लीगल मैटर्स के ऊपर जो कि पीएसयू के ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको काम करना होता है। फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट और ड्राफ्टिंग और रिव्यू जो होता है ये देखना पड़ता है कि जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन रहा है उसके अंदर सारे कंप्लायंस मैंने भाई सही से हो गए कि नहीं हो गए। उसके जो पीएसयू के जितने भी मैटर्स उसमें पीएसयू का जो रक्षा है वो आपको करनी है, उनके इंटरेस्ट की रक्षा करनी है। फिर कंप्लायंस और रेगुलेटरी मैटर्स जो होते हैं वहां पे जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, या सेंट्रल या स्टेट रेगुलेशंस होंगे, या फिर आपको जो भी चेंजेस या जो नेसेसरी चीजें वहां पे मान लो सरकार ने कुछ नया एक्ट लाया तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे पीएसयू के लिए जो भी चेंजेस करने थे डॉक्यूमेंट्स में आपने वो करे, वो आपको देखना है। फिर लिटिगेशन वगैरह होता है कि लिटिगेशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मान लो कहीं आर्बिट्रेशन हो रहा है, कहीं पे मान लो मीडिएशन हो रहा है, कहीं पे कोई कोर्ट केस लगा है, तो वहां पे जाना, रिसर्च वर्क करना, लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना, फिर जो बाहर का लीगल काउंसिल होगा उसको सारी रिपोर्ट देना कि पीएसयू का स्टैंड क्या है, वो सब आपका काम रहता है। लास्टली आपका जो काम होता है वो होता है लीगल डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग का, कि जो भी यहाँ पे पीएसयू की डे टू डे की एक्टिविटीज लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू चल रही है उसको आपको जाना है, उसका डेटाबेस बनाना है, उसको स्टोर करके रखना है। जो भी लाइसेंस है, परमिट है, किसी एम्प्लॉय का हायरिंग है, या कुछ भी चीजें चल रही है, जो भी लीगल वर्क है
वो आपको पूरा देखना है, तो इट इज क्वाइट अ वेरी गुड जॉब, और उतना ज्यादा यहाँ पे लोड नहीं होता, तो बहुत ही अच्छी जॉब आपकी रहती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है क्लैट पीजी एग्जाम के थ्रू, वो कैसे यहाँ पे वर्क करता है किसी भी पीएसयू का। अब देखिए, आप सबसे पहले तो जाओगे क्लैट पीजी का एक एग्जाम ये देते हो, तो होता क्या है कि कोई भी जैसे मान लो पीएसयू है, वो क्लैट पीजी एग्जाम होने से पहले ही अपनी एक नोटिफिकेशन निकाल देता है कि भाई हम लोग इस बार 10 वैकेंसी या मान लो 5 वैकेंसी या जो भी हम लोग उस हिसाब से निकाल रहे हैं, आप उस हिसाब से क्लैट पीजी का एग्जाम दे दो। और क्लैट पीजी का एग्जाम देने के बाद जब हम लोग अपनी प्रॉपर नोटिफिकेशन निकालेंगे तो उस टाइम आप अप्लाई कर देना। उसमें आपकी हो सकता है एप्लीकेशन फीस 500 रुपए, 1000 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन द पीएसयू आपकी रहती है। अब इसमें कुछ पीएसयूज ऐसे होते हैं, जैसे मान लो आप बात करते हो इस बार आईओसीएल, जैसे भी 2024 में भी आया, तो आईओसीएल के अंदर क्या रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि उनको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि 3 साल से वर्किंग में हो, उसने अलग अलग मैटर्स में काम करा हो सकता है, किसी लॉ फर्म में काम करा हो या फिर किसी और किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करा हो, तो वो उनकी क्राइटेरिया होती है। फिर जैसे आपका पीजीसीएल है, एनटीपीसी है, या अगर आप बात करते हो कि जैसे अभी दामोदर वैली 2023 में आई थी, उनका ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो बस कहते हैं कि भाई हमारा कैंडिडेट होना चाहिए जिसकी यहाँ पर एज लिमिट 29 साल की है, अगर उतना आपका है तो आप आ जाइए, अपना इंटरव्यू आप दीजिए, आपका सिलेक्शन होने का अच्छा खासा चांस है। तो ये अपना अपना उनका क्राइटेरिया होता है। जब सिलेक्शन प्रोसेस की बात होती है, फिर आप जब क्लैट पीजी का एग्जाम देते हो, तो उसके अंदर जो आपका एडमिट कार्ड होता है उस पर आपका स्कोर दिया रहता है, उसके बेसिस पे आपको वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। आपने अपना क्लैट पीजी का एडमिट कार्ड सबमिट करा, उसके हिसाब से आपने उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसके अंदर आप जो भी स्पेसिफिक पीएसयू को जा रहे हो वो आपका शॉर्टलिस्ट करके नाम आपको बुला लेगा, और उसमें आपका जैसे मैंने कहा टॉप 30 में रैंक होना इज इंपॉर्टेंट। और अगर बहुत ज्यादा सर्टेन चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाए, तो टॉप 20 में रैंक लेके आओ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए 85 से लेकर 90 मार्क्स आपको क्लैट पीजी एग्जाम में लाने ही लाने प्लेनर से। फिर आती है बात शॉर्ट लिस्टिंग की, कि आप जब टॉप 30 या टॉप 20 की बात करो तो वहां पे आपको शॉर्टलिस्ट करके बुला दिया जाएगा, और उसके बाद आपका होता है यहाँ पे मेन जो प्रोसेस होता है वो होता है पर्सनल इंटरव्यू का। अब देखिए ये कैसे वर्क करता है। अब जैसे मान लीजिए मैं पावर ग्रिड का आपको एग्जांपल देता हूँ, पावर ग्रिड के अंदर क्या होगा कि आपका 10 से लेकर 15% वेटेज होती है पर्सनल इंटरव्यू की, और या तो हो सकता है वो लोग उसके साथ में ग्रुप डिस्कशन करवा दे। उस पर्सनल इंटरव्यू के अंदर मैं आपको स्पेसिफिक्स अगर थोड़ा सा बताऊं तो होता क्या है कि ये देखा जाता है कि आप कितने ज्यादा एक एक्सपीरियंस वक्ता हो, मतलब आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, कि आपको प्रायर लीगल एक्सपीरियंस है, मान लो कि आपने किसी मान लो ट्राइब्यूनल में काम किया है, किसी लॉ ट्राइब्यूनल में काम किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में काम किया है, कंपनी ट्राइब्यूनल में काम किया है, या आपने मान लो हाई कोर्ट में काम किया है, सुप्रीम कोर्ट में किसी लॉयर के अंडर काम करा है, कहीं पे आपने क्या इंटर्नशिप करी है किसी जस्टिस के अंदर, उस टाइप की चीजें यहाँ पे देखी जाती है। फिर ये देखा जाता है कि आपका भाई जो बोलने का तरीका है, क्या आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस है कि आप डे टू डे में जो चीजें हो रही हैं क्या उनको आप हैंडल कर पाओगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं बोर्ड की, तो जो बोर्ड यहाँ पे बैठता है यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए, उसमें आपको हर फील्ड के लोग मिलेंगे। आपको ह्यूमन रिसोर्स से मिलेगा, आपको फाइनेंस की फील्ड से मिलेगा, आपको लॉ की फील्ड से मिलेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की फील्ड से मिलेगा, आपको साइकोलॉजी की फील्ड से मिलेगा, हर तरीके के वहां पे आपके बहुत ही बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब आईएएस आईपीएस लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, कभी कभी तो रिटायर्ड जस्टिस जो होते हैं वो भी वहां पे बोर्ड के अंदर मेंबर के तौर पे बैठते हैं। तो आपको अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर करके चलना होता है कि मैं अपना इंटरव्यू जब देने जा रहा हूँ तो बहुत ही ज्यादा ऐसे लोगों के सामने देने जा रहा हूँ जो कि अगर मैंने कोई भी गलती करी, तुरंत मेरी गलती को वो लोग पकड़ के एकदम खत्म कर देंगे चीज को। और ये भी रहता है कि जो आपका इंटरव्यू होता है उसके पहले आपसे एक डॉक्यूमेंट भरवाया जाता है, जिसमें से आपसे पूछा जाता है कि भाई आपकी क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, भाई किन किन सब्जेक्ट्स में आप स्पेशलाइज करते हो। उसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि भाई आपने प्रायर में क्या कोई इंटर्नशिप या आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है वो आप बता दो, क्या आपने कोई मूट कोर्ट करी है, क्या आपने कोई ट्रायल एडवोकेसी का कोई मतलब कॉम्पिटिशन वगैरह करा हो, कभी जीता हो, वो आप बता दीजिए। फिर उसके अलावा आपका स्कूलिंग के बारे में थोड़ा पूछेंगे कि आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, कॉलेज आपका था वो कौन सा था, क्या आपने मास्टर्स परस्यू करा है नहीं करा है, ये सब चीजों को वो लोग पूछते हैं। और इसके अंदर भी जो नेशनल यूनिवर्सिटीज से या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, अच्छी यूनिवर्सिटीज से जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको थोड़ा सा एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है, बिकॉज जो एलुमनाई बेस होता है वो कहीं ना कहीं किसी पीएसयू के अंदर भी किसी अच्छे कॉलेज का ही जनरली आपको मिलने का काफी अच्छा चांस होता है। दैट्स व्हाई इट इज प्रेफरेबल कि अगर आप किसी अच्छी जगह से अपना अंडर ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर लो तो बहुत अच्छा आपको ये वहां पे रिजल्ट मिलता है आपके सिलेक्शन होने का। बिकॉज यहाँ पे एक चीज ये भी देखने वाली होती है कि जो कैंडिडेट्स एक रेफरेंस भी लेके चलते हैं, जैसे मान लो आप किसी अच्छी, मान लो आप किसी अच्छी नेशनल यूनिवर्सिटी से अपना वो कर रहे हो मास्टर्स, या अपना मान लो आप अपना कुछ भी कर रहे हो यूजी कर रहे हो, तो वहां पे देयर इज अ गुड चांस कि आपको एक अच्छी जगह पे कहीं चेंबर में काम करने का मौका मिले, आप किसी फॉर्मर जस्टिस को जानते हो, आप किसी अच्छे एडवोकेट को जानते हो, तो वो रेफरेंस जो होता है इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज्यादा काम आता है। और इंटरव्यू के टाइम पे जब आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है तो उस समय ये देखा जाता है कि भाई मान लो कि टॉपिक उन्होंने उठाया कि सेम सेक्स मैरिज या यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहां पे तुरंत आपसे पूछा जाएगा कि भाई चलो तुम्हारा इस चीज पे क्या ओपिनियन है हमें बताओ। आपको उसी समय, जैसे मान लो आपका आपकी प्रैक्टिस है एक्सटेम्पोर करने की,
कि आपको तुरंत कोई टॉपिक दिया, तुरंत आपने उस चीज पे एक जाके लंबा चौड़ा स्पीच दे दिया। अगर आपको उस तरीके का टेम्परामेंट है देन देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस। और आपकी स्पोकन इंग्लिश अगर अच्छी है, आप बढ़िया से एकदम आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर मान लो जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन के अंदर आप अगर अपने बात को कायदे से रख पा रहे हो कि हाँ यूसीसी है, इसके अंदर मुझे लगता है कि ये पॉइंट सही है, इस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इनके राइट्स का ध्यान रखो, इनके राइट्स का ध्यान रखो, इस तरीके से कंक्लूड करो, तो इट विल मैटर अलॉट, बहुत मैटर करेगा। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको किन किन चीजों पर काम करने की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। नंबर वन, आपकी इंटर्नशिप और जॉब प्रोफाइल को थोड़ा सा वर्क करिए। ये देखिए कि आप अच्छी जगह से, कहीं अच्छे किसी लॉ ट्रिब्यूनल में, किसी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अच्छी जगह इंटर्नशिप आपके पास हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अपनी आप इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पे जरूर काम करिए कि कोई भी टॉपिक आपको दिया जाए, आपको वहां पे जवाब देने का वो हो, आप कॉन्फिडेंस से अपनी कहानी, अपनी बात रख पाओ, ये बता पाओ मेरा एक्सपीरियंस क्या है, कैसे है, सब कुछ आप एक्सप्लेन कर पाओ। दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके बिना यहाँ पे सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज देखिए यहाँ पे 20 से लेकर 30 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको भी बुलाया गया है, और ये जितने स्टूडेंट्स हैं दीज आर ऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, जो कि अलग अलग वॉक्स ऑफ उससे आते हैं, लॉ की स्ट्रीम से आते हैं। कोई हो सकता है पुराना कहीं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लॉ से ही था, कोई मान लो हो सकता है ऐसा है जो कि 3 साल से जुडिशियल एस्पिरेंट रहा, उसका इंटरव्यू तक होने तक वो मतलब रह गया बेचारे का, उस टाइप का कुछ उसका सीन है। या ऐसा कोई कैंडिडेट जो कि बहुत सारे लॉ फॉर्म्स में काम कर चुका है। तो आपको जो लोग मिलेंगे वो बहुत ज्यादा वेल एकदम वेल वर्स होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो उसके अंदर आपको अपनी जगह बनानी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन का जो चांस होगा वो 1/5 का या 1/6 का होगा, सीधे सीधे आप समझ रहे हो, 1/5 1/6 का। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों पे काम करो। और अगर आपको एक बहुत ही सेपरेट वीडियो चाहिए जहां पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूं कि कैसे पर्सनल इंटरव्यू काम करता है, कैसे उसके अंदर इंटीग्रिटी सारी होती है, बहुत चीजें समझाने की होती है, कैसे इंटरव्यू वर्क करता है, कैसे आपको अपनी सीवी पे काम करना है, कैसे आपको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पर वर्क करना है, कहाँ कहाँ आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, क्या उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है। अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए, मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो दूंगा। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए एक वेबिनार कंडक्ट करूं जहां पे जो पास्ट में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है संभव लॉ के थ्रू, मैं उनको भी आपसे आपके 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करवा पाऊं और साथ ही में आपको सिखा पाऊं कि कैसे ये सब चीजें वर्क करती है। अब इसके बाद में देखिए जो अगला राउंड होता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जहां पे भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको वो लोग सीधे कहेंगे कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आप आइए, क्लैट पीजी का स्कोर कार्ड, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, बाकी जो चीजें वो अपना वेरीफाई कराइए और आप आगे बढ़िए। और फिर जब फाइनल सिलेक्शन की बात आती है तो वहां पे 2 या 3 चीजें होती हैं कि वो या तो आपसे बोल देंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया, ये लो भाई लिस्ट, आपका नाम इसमें है, नहीं तो वो लोग आपको डालेंगे वेटिंग लिस्ट के अंदर। और वेटिंग लिस्ट में क्या होता है, मान लो वेटिंग लिस्ट में आपका नाम चला गया, तो मान लो किसी कैंडिडेट का उसी बीच में जुडिशरी में हो गया या मान लो किसी और पीएसयू में हो गया, तो हो सकता है आपको मौका मिल जाए तो आपको बुला लिया जाएगा। और फिर जो आखिरी लिस्ट होती है उसमें वो लोग भगा देते हैं, कहते हैं कि भाई अभी तुम्हारा नहीं हो पाया, तुम अगली बार ट्राई करो, शायद तुम्हारा हो जाए। और उसके अंदर सारी की सारी चीजें जो आपकी होती है, क्लैट पीजी का स्कोर, पर्सनल इंटरव्यू का स्कोर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ही सब होता है। और इसके अंदर रिजर्वेशन पॉलिसीज जो आपकी होती हैं कि भाई कितनी सीटें क्या है, फिर वर्क एक्सपीरियंस वो लोग देखते हैं, मेडिकल फिटनेस को भी वो लोग थोड़ा सा जांचते हैं, परखते हैं। तो वो सब तो मतलब एक तरह से वो फॉर्मेलिटी आपकी होती है, उसमें बहुत ज्यादा कोई फंडा नहीं होता। मेन फंडा बस इतना है, जैसे मान लो जो आपके अलग अलग पीएसयू, मान लो मैं बात करता हूँ ओएनजीसी की, तो वहां पे 60-40 का होता है कि 60% जो आपका वेटेज होता है वो किस चीज का होता है, वो आपके क्लैट पीजी का स्कोर का होता है, और 40% वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू का होता है। तो उसके हिसाब से आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए मेहनत और काम करना, जिसके लिए मैंने आपको पूरा अभी समझाया इसके पहले। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपको क्लैट पीजी का एग्जाम देना है, इसको क्रैक करने की, तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर उसके पैटर्न की मैं थोड़ी सी बात करूं तो देखिए आपका एग्जाम जो होता है 120 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके पास 2 घंटे होते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और इसमें आपको 120 जो क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें आपको या तो 12 पैराग्राफ या 10 क्वेश्चंस का मान लो हो सकता है क्वेश्चन पेपर मिले, जिसमें पैराग्राफ का साइज लंबा होगा, बट जो क्वेश्चंस होंगे वो एकदम डायरेक्टली पैराग्राफ से होंगे। या फिर आपको 20 पैराग्राफ 6 क्वेश्चंस का फॉर्मेट मिले, या 24 पैराग्राफ 5 उसका आपको मिले। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको हर पैटर्न के लिए तैयार रहना है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है, सब कुछ करना है। और उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट तरीका है कि आप हमारे साथ हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल करें। यहाँ पे अगर आपका पीएसयू आपका ड्रीम है तो वो संभव लॉ में हम लोग आपको बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाते हैं। यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या होती है कि अगर आपका स्कोर जो होता है, अगर आपने मान लो हमारे साथ एनरोल्ड हो और आपका स्कोर अंडर 200 आपकी रैंक आती है, तो हम लोग अगले साल से अगर मान लो क्लैट पीजी एग्जाम दोबारा देना चाहते हो कि आपको पीएसयू में एडमिशन चाहिए, तो हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आप जो भी नेक्स्ट कोर्स होता है उसमें आपको ऑटोमेटिकली हम लोग आपके बोलने पे एनरोल करवा देते हैं, कुछ नहीं होता। तो आपका परमानेंट एक चीज हो जाती है कि भाई आप संभव लॉ के साथ जुड़े, आपने पीएसयू की तैयारी करनी है, आप एक बार एनरोल करिए, अगर आपकी रैंक 200 के अंदर आती है आपको तुरंत हम लोग
100% स्कॉलरशिप पे पूरा पूरा वो कर देंगे। इस कोर्स के अंदर बेनिफिट क्या होता है कि आपको सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर, सारी समरी सब कुछ रहता है। जो आपके अभी नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये पूरा इसके अंदर हम लोग पढ़ाएंगे। आपके रिसेंट लैंडमार्क केसेस की वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल पूरा इसमें प्रोवाइड करेंगे नवंबर 2024 तक। उसके साथ में आपको 50 बिल्कुल एक्सटेंसिव फुल लेंथ मॉक पेपर्स सारे के सारे पैटर्न के साथ मिला के उसमें हम लोग देंगे। 100 आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स होंगे जहां पे आपको जिस भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है आप वो कर सकते हो। उसके बाद आपको जितने भी रिसेंट केस लॉज है उसके अपडेट्स, 100 डिस्क की कॉम्प्रिहेंसिव समरी, सब कुछ मतलब आपको एकदम कंप्लीट पैकेज, मतलब जो आपको चाहिए क्लैट पीजी एग्जाम के लिए पूरा पूरा इस कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड करते हैं 5299 के अंदर। तो अगर स्टूडेंट्स आपको एनरोल करना है डेफिनेटली इस कोर्स में आइए। और साथ ही में 100% स्कॉलरशिप आपको तब रहेगी जब आपका 200 के नीचे आपका रैंक रहेगा तो उसके अंदर। उसके अलावा अगर आप मान लो केस लॉ केवल मॉक पेपर्स चाहिए तो आप ये कोर्स एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको मान लो सीबीटी और बाकी एग्जाम्स की तैयारी करनी है साथ में तो आप 7599 में इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि आपको भाई कितना टाइम रह गया प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये मान के चलिए कि अभी मान लीजिए 1 दिसंबर को आपका ये पेपर होना है, ठीक है, 1 दिसंबर को। तो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 महीने टोटल में रह गए। और ये जो 6 महीने हैं इट इज मोर देन एनफ टाइम कि आप अपना प्रिपरेशन आराम से कर पाओ। आप चाहो तो हमारे कोर्स में एनरोल होकर अपनी तैयारी बढ़िया से कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर आपको तैयारी करनी है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपकी जो फाउंडेशनल स्टडीज है उनको आप प्रॉपर करो। जो आपने 5 साल में एलएलबी के अंदर पढ़ाई करी है उसके साथ में जो आपके नए अभी आपके लॉज आ चुके हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर उनको आपको सारा पढ़ना है। उसके बाद जैसे ही आप उसको पढ़ते हो आप फिर अपने केस लॉज पे जाना है। केस लॉज बिना फाउंडेशन के पढ़ने जाओगे आपको कुछ नहीं होने वाला। पहले फाउंडेशन मजबूत करो, फिर केस लॉज के अंदर आप लैंडमार्क केसेस करीब 150 केसेस आपके रहेंगे वो आपको पढ़ने हैं, 400 केसेस आपके रिसेंट रहेंगे वो आपको पढ़ने हैं। वो पढ़ने के बाद आप जब एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट की कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करोगे एटलीस्ट आपको कम से कम समझ लीजिए 30 से लेकर 35 मॉक पेपर्स, मतलब ये चीज देखी हुई है, प्रूवन चीज है कि जितने भी आपके लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं उन्होंने दबा के एकदम मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करी तभी उनका सिलेक्शन हुआ था। तो आपको मॉक पेपर्स की तगड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को मेक श्योर करो कि आप यहाँ पर जो तैयारी है उसके लिए बिल्कुल तैयार होके आओ। आप फाउंडेशनल स्टडीज प्लस केस लॉज प्लस वो आप करो। और उसके लिए बेस्ट तरीका क्या रहेगा, आप संभव लॉ पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे हम लोगों ने 6 मंथ्स के अंदर कैसे आप एग्जाम को प्रिपेयर करोगे प्रॉपर्ली उसकी पूरी डेफिनेट प्रॉपर वीडियो बनाई, उसका भी आपको कार्ड में लिंक मिल जाएगा, उसको प्लीज जाके खोलिए और पढ़ाई करना अपनी शुरू करिए। और साथ ही में अगर आपको मेरे हेल्प की जरूरत है तो ये मेरा नंबर है यहाँ पे 9555896908, आप इसमें मुझे कॉल कर सकते हो। आपको अगर पीएसयू से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको कोर्सेज से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, इस नंबर पे मैं अवेलेबल रहूंगा। आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। मैं खुद इस नंबर पे अवेलेबल रहता हूँ, मैं खुद फोन उठाता हूँ, तो आपको उससे बात करनी आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और साथ ही में समलॉ के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू टू सक्सेस। बाय।